साथियों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूं, जो कल इंटर की वार्षिक एग्जाम की परीक्षा शुरू होने जा रही है, जिसमें साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ का परीक्षा है और आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए हिंदी का परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ सवाल और उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो कि आप सभी छात्रों के मन में चल रहा होगा। सवाल नंबर ये दोस्तों कि किस क्वेश्चन को बनाए और किस क्वेश्चन को ना बनाए, कौन सा क्वेश्चन आपके समझ में आए या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आए। जो आपके समझ में आ रहा है तो उसे बनाए या ना बनाए, या जिसे आप थोड़ी बहुत जानते हैं उसे बनाए या ना बनाए, उन सब के लिए आज हर एक सवाल का जवाब दूंगा। बना रहेगा दोस्तों अंतिम क्षण तक, क्योंकि आपका सफलता बनाना मेरा लक्ष्य है। बस सबसे पहले मैं हिंदी वाले विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि देखो मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल जो पूछेंगे ना, वो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न में मात्र आपको सिर्फ 50 प्रश्नों का जवाब देना है। कितना जवाब देना है? सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। कितना प्रश्नों का? 50 प्रश्नों का जवाब देना है, जिसमें कि कुछ हिंदी के लेखक होंगे और लेखक का परिचय होंगे, मतलब कि कौन सा लेखक कौन सा पुस्तक मतलब कौन सा रचना लिखा है उनको आप याद कीजिएगा। लेखक का मतलब कि जन्मदिन होगा, उसका मृत्यु दिन होगा, उसका माता पिता कुछ विशेष समाज में योगदान होगा, उनके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है, हल्का, मतलब उस माइंडली नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ हल्का सा आपको रिवीजन करना है। बस आपका सब समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अगर व्याकरण के बारे में बोलना चाहता हूँ तो इसमें कि कुछ उपसर्ग होंगे, प्रत्यय होंगे, वर्ण का उच्चारण स्थान, संधि होंगे, कुछ समास होंगे। उसके बाद कुछ समास को पहचानना है, उसका विग्रह को पहचानना है, संधि में विच्छेद दिया हो रहेगा, आपको ऑप्शन से पहचानना है। समझ में आया ना? बस इन्हीं सारे प्रश्न होंगे। लेकिन दोस्तों, जो लेखक जो होंगे ना, उन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन सा लेखक कौन सा कहानी लिखा है और लेखक का समाज में क्या योगदान है। आप उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है। बस एक आध घंटे में पूरा रिवीजन करके निकल जाना है। समझ में आना? बस सारा समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। समझे? दूसरी बात कि कुछ प्रश्न उत्तर पूछेंगे, आप उस प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से प्रश्न को पहले समझना, ठीक है। प्रश्न जब समझ जाएंगे ना, तो आपका जो सवाल का जो जवाब जो होगा ना, उस प्रश्न में ही छिपा हुआ होगा। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा उसे अच्छी तरह से समझने का। अगर आप समझ गए तो बहुत बड़े समझदार हो गए और आप एग्जाम में अच्छी तरह से अच्छे नंबर लेकर के पास हो जाएंगे। यदि आप ना समझे, इसका मतलब आप ना समझें। अब तक इसका मतलब ये हुआ कि आप तक जो आप जो पढ़े हैं तो आपके माइंड में कुछ नहीं है। ऐसे नहीं करना दोस्तों, ठीक है। ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा? फर्स्ट होता है, सेकंड और थर्ड होता है ना। अगर 1 नंबर के लिए आप सेकंड कर जाएंगे ना, तो सारा जिंदगी भर सेकंड ही लग के रह जाएगा। समझे? अब रही बात कि उस प्रश्न को कैसे पहचानना है ऑब्जेक्टिव में जो दिया हो रहेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको जो आ रहा है तो पहले उसे आप गोला लगाइए, ठीक है। उसको जो नहीं आ रहा है तो आप पहले ऑप्शन के अनुसार से उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, समझे ना? पूरा समझ में आएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। या नहीं हो रहा तो फिर ऑप्शन को आप छांटने की कोशिश कीजिए कि मतलब इस सवाल का जवाब कौन सा होगा या कौन सा नहीं होगा। तो आप वहाँ से छांट के भी बना सकते हैं वो क्वेश्चन जो आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो, ठीक है। अब आते हैं कुछ अनुच्छेद, मैंने लेख पूछेगा। जैसे आजकल कोविड महामारी है, हमारा देश, हमारे राष्ट्रीय प्रिय कवि या हमारे प्रिय कवि, खेल से संबंध, हमारा राष्ट्रीय खेल या हमारे प्रिय खेल या हमारे कुछ ही पूछेगा, है ना। दहेज प्रथा, उसका पुस्तकालय, नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, इन सब पर
फोकस होगा तो आप उसे अच्छी तरह से निपटा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में होशियारी करना ये बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को टैलेंट को साबित करना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप उस प्रश्न का जवाब कैसे दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आप यदि सवाल का जवाब दे पाते हैं तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता है। आप जाने या ना जाने वो मायने नहीं रखता है। बस ये है कि आपको आपके सवाल का जवाब कैसे देना है जो परीक्षा में पूछा गया है, समझे ना। बस इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ते जाना है। तो ये क्योंकि ये यदि आप एक टॉपिक, एक मुद्दा होता है, आप उस मुद्दे पर लीजिए ना, मतलब कि अनुच्छेद का मतलब एक मुद्दा है, आप उस मुद्दे को घसीटिए, जितना घसीटना चाहते हैं घसीटिए आप, तो आपका हर अनुच्छेद लेखन का समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा, लेख का समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। कुछ प्रश्न जो कि आपकी किताब से ही होंगे, तो आप उस किताब को तो अच्छी तरह से पढ़े ही होंगे, तो उसके अनुसार से आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, समझे ना। उसके बाद अब कुछ सारांश पूछेंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में सारांश पूछा जाता है, चाहे मतलब कि कविता से हो या कहानी से हो या एकांकी से हो, किसी भी से भी हो, तो वहाँ पर सारांश पूछते हैं। तो आप उस सारांश को अच्छी तरह से बना सकते हैं, चाहे आप पढ़े हो तो भी, ना पढ़े हो तो भी। यदि आपको उस चैप्टर का थोड़ा सा भी प्रश्न का उत्तर, एक भी प्रश्न का उत्तर याद है, तो आप उसे बढ़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं और सारांश को अच्छी तरह से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सारांश बनाने से पहले, लिखने से पहले आपको उस चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और उस चैप्टर का जो कवि या लेखक जो है ना, उस लेखक का नाम याद होना चाहिए और उसी को आप बढ़ा चढ़ा कर लिखते रहिए, है ना। हर बेरा पार हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम, इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके हैं ना, मैट्रिक में दिए हैं एग्जाम। आप छोटे बच्चे थोड़ी हैं, आप बड़े हैं, खुद के गार्जियन हैं, खुद समझ सकते हैं कि परीक्षा का जो भी सारे सवाल जो पूछे हैं परीक्षा में, उसका जवाब कैसे देना है, समझ रहे हो ना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद एक संक्षेपण पूछेगा। क्या पूछेगा? संक्षेपण। तो पहले तो संक्षेपण का मतलब क्या हो? संक्षेपण का मतलब होता है किसी भी चीज को आप संक्षेप में बोलना, या एक कहानी बोल रहे हैं तो आप उसे विस्तार में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस विस्तार को आप शॉर्टकट में बोलना, बिना अर्थ खत्म हुए, तो उसको सॉल्यूशन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बात कि आप जो भी संक्षेपण पूछेंगे उसमें एक सारांश, मतलब कि उसका एक शीर्षक भी होगा। तो शीर्षक को हम कैसे याद रखेंगे? तो शीर्षक जिस चीज़ का जिक्र, पहले उस संक्षेपण जो भी दिया होगा ना, पहले उसको आप अच्छी तरह से बार बार आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद देखना है कि बार बार किसके बारे में जिक्र हो रहा है। जो जिस चीज़ के बारे में जिक्र होगा ना, तो वो उसका शीर्षक होगा, उचित शीर्षक होगा उसका। तो आप उनको क्या कीजिएगा, ऊपर में, सबसे ऊपर में शीर्षक दीजिएगा। उसके बाद जब शब्द, आप उसके बाद आप क्या करना है, शब्द को गिनना है, कितना शब्द होता है। जितना शब्द होगा ना, उससे आप 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात 1/3 कर लीजिए। आप शुरू से लेकर के अंत तक बिना किसी उसका मतलब क्या बोलते हैं, अर्थ चेंज हुए, आप उसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं और आप संक्षेपण को बना सकते हैं। या तो आप संक्षेपण बनाइए, उसके बाद संक्षेपण के बाद एक गद्यांश भी आता है, गद्यांश होगा। गद्यांश का मतलब होता है आप उसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद जो होता है उसी में जो दिया हुआ रहेगा, उसी के नीचे 4-5 को प्रश्न होगा, आप उस प्रश्न को जवाब दीजिए, ये संक्षेपण होगा। उसके बाद पूछेगा व्याख्या। व्याख्या आप जानते ही हैं, 100% व्याख्या पूछेगा, व्याख्या करें, 100% व्याख्या करें। तो आपको शुरू में लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के, जो भी पुस्तक से मतलब पाठ से लिया गया होगा, आप उस पाठ का नाम लिखिए और उस पाठ को कोई न कोई लिखने वाला लेखक होगा, आप उस लेखक का नाम लिखना है। उसका प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में कवि का कथन है कि आप चाहे तो जो संक्षेपण लिखा हुआ है उसी को आप बढ़ा चढ़ा करके, जो भी 2 लाइन जो लिख दिया हुआ रहेगा, उसी के अनुसार आप बढ़ा चढ़ा करके आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं और संक्षेपण को भी आप भली भांति पूरा कर सकते हैं। समझ में आया ना। उसके बाद अब आते हैं पत्र लेखन। जी हाँ दोस्तों, पत्र 2 तरह से पूछेगा। यदि आप एक पूछेगा, आप सगे संबंधी से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, मतलब कि लेख लिखने पूछेंगे, और या तो फिर एप्लीकेशन लिखने पूछेंगे। तो आप जानते ही हैं सगे संबंधी के पास कैसे पत्र पूछेंगे, मतलब कि लिखेंगे, और अपने प्रधान अध्यापक के पास या किसी कार्यालय में या कोई ऑफिस में किस तरह का एप्लीकेशन लगाया जाता है, आप उसे भी लिख करके अच्छी तरह से, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब कि पत्र को आप लिख सकते हैं। अगर पत्र पूछेगा अपने माता पिता के पास, तो आप लिख सकते हैं अच्छी तरह से। बस अपने आगे और पीछे का ख्याल रखिएगा, है ना, क्योंकि दोस्तों जितना सवाल का जवाब पूछेगा आपको उतना ही सवाल का जवाब देना है, और नहीं दोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे ना। सवाल का जवाब देना अच्छी बात, जितना पूछेगा उतना ही देना है, कम नहीं करना है दोस्तों। अगर कम करोगे तो फिर सेकंड हो जाओगे, फिर कर जाओगे, है ना। आपको हर हाल में वर्ड पुराना है, उतना ही लिखना है जितना आपको जवाब, ना कम ना बेसी,
जितना पूछा है उतना ही जवाब देना है, समझे ना। बस चेहरे पे स्माइल लेकर के एग्जाम हॉल में जाना है और अच्छी तरह से ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने माता पिता और अपने गुरु का नाम लेना है और आगे बढ़ते जाना है। बस फिर देखो फिर, है ना, हाँ, मंजिल कैसे नहीं मिलती है, समझ में आया ना। हर चीज़ मिलेगा आपको। बस ये कोई बड़ा परीक्षा नहीं है, बस ये उससे उतना ही लिखना है जितना आपको आ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। बस पढ़े हैं ना, ऐसी थोड़ी है 2 साल तक कुछ नहीं किए हैं, कुछ तो पढ़े होंगे दोस्तों, है ना। इतना ख्याल रखिए कि आगे बढ़ते जाइएगा, बस और कुछ नहीं करना है। अब रही बात इंटर का, जो दोस्तों विद्यार्थियों मैथ का एग्जाम देने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आप मैथ का हर एक चैप्टर का बेसिक सा बात ध्यान रखना है, समझे। बेसिक बात में से कुछ फॉर्मूला याद रखना है, कुछ थ्योरम याद रखना है, उसी के आधार पर जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे उसी के आधार पर पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझे ना। उस थ्योरम को याद रखना है और उन्हीं के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आप बेसिकली कम से कम 7-8 चैप्टर को आपको याद रखना है। थ्योरम पढ़े होंगे ना, बेसिक सी बात, जो बेसिक सा बात होता है ना, वो आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जैसे वेक्टर हो गया, कम से कम 10 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछेगा। डिटर्मिनेंट हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इन्वर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इन सभी चैप्टरों को वो अच्छी तरह से फोकस करना है। इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन हो गया, ये सब जो होगा ना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है इन्वर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, इन्वर्स, इन सभी और डीसी, इन सभी को आप अच्छी तरह से पढ़ के ठीक से, बस आपको मैं पढ़ने के नहीं कह रहा हूँ, बस सिर्फ आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, समझे ना। यदि आप हल्का सा सिर्फ आपको माइंड में रिवीजन करना है, समझे, उसका फिर देखिए, बस जिंदगी आपके हाथ में होंगे, समझ में आया। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और अच्छी तरह से पढ़ाई करना है, समझे, और कुछ करके दिखाना है। जी दोस्तों, आपको झंडा गाड़ के आना है, क्योंकि ये मौका सभी को नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। बस जिंदगी में एक ही बार सुधरने का मौका मिलता है, सुधर गया तो ठीक है, नहीं सुधर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने का तो कोई पढ़ लेता है, पास होने का कोई पास कर लेता है। जिस तरह का आज का माहौल है ना, कोई भी पढ़ के पास हो सकता है, समझ में आया ना। तो बस चेहरे पर रखिए मुस्कान, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए, फिर देखिए क्या होता है। बस स्माइल, स्माइल के साथ एग्जाम हॉल में जाना है। ऑल इज वेल, समझे ना। बस अपने धैर्य को नहीं खोना है। अगर यहाँ का बीपी बढ़ जाएगा ना तो इसे रिलैक्स करना है, लंबा सांस खींचना है, अपने माता पिता और गुरु का नाम लेना है और पेन पकड़ना है, बस श्री गणेश शुरू कर देना है। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप मेरी बातों को फॉलो कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बस इन्हीं कामनाओं के साथ मैं नयन सर आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ फिर कल, बोलता हूँ जय हिंद।